अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 2 फरवरी इतवार का दिन है और होपफुली आपको पिछला हफ्ता और पिछला वक्त अच्छा गुजरा होगा इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के हवाले से। आज की प्रेजेंटेशन बेसिकली मारी एनर्जीज के हवाले से, जिसको पहले मारी पेट्रोलियम भी कहा जाता था। इसके बारे में आपने जैसे थंबनेल पढ़ लिया होगा, इसके बारे में बड़ी हाइप क्रिएट हुई है कि भाई ये बबल था, फट गया, अब नीचे आ गया, अब और नीचे आएगा। इसके बारे में इंशाल्लाह क्विकली हाईली कवर करेंगे और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसके बारे में इंशाल्लाह इसको भी कवर करते हैं। सबसे पहले मारी पेट्रोलिंग की बात करें। अब मारी पेट्रोलिंग अगर 6 महीने में पहले जाऊं तो हमें याद होगा कि इसने 800% बोनस इशू किया था, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू में 800% का डिक्लाइन आया। एडजस्ट हुई, बेसिकली डिक्लाइन तो नहीं बोलूंगा, एडजस्ट हुई। तो जो प्री बोनस की वैल्यू थी तकरीबन 2700 के करीब बोनस की वैल्यू थी। बोनस अनाउंस हुआ था तब इसकी वैल्यू हुई थी। बोनस अनाउंसमेंट के बाद 3400 पे गई थी और जब लास्ट क्लोज हुआ था तो 3300 या 400 के करीब था। और फिर ये पोस्ट बोनस 4 साढ़े 4 सवा 400 पे आ गया। फिर रिसेंटली ये 900 पे इसने टच किया, 900 पे गया। मेरे ख्याल में 9 दिसंबर में के महीने में, दिसंबर 16 तारीख के करीब 900 को टच किया। फिर वापस ही नीचे आना शुरू किया। अच्छा, 900 का मतलब क्या है? अगर बोनस नहीं मिला होता तो 900 वैल्यू का मतलब ये है कि 900 को 8 से या 9 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 8 और 9 हज़ार, 8 हज़ार के करीब इसकी वैल्यू बन गई। तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटीज पे हम अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे जाए, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इतना इंक्रीज नहीं आया जो 2700 प्री बोनस वाला वैल्यू थी, कि 2700 वाला शेयर 9 हज़ार या 8 हज़ार का हो जाए। इतना इंक्रीज तो डेफिनेटली नहीं आया। तो फिर क्यों है? तो ये क्लियरली इंडिकेशन है लोगों ने इसको बड़ा ज़्यादा हाई पी पे, लोगों ने सोचा कि बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा फ्यूचर में तो उसको लिया जाए। और तो इसीलिए लोगों ने 800 पे 900 पे लिया और फिर एक सिग्निफिकेंट करेक्शन नजर आई। और फिर हमने देखा ये आरएसआई भी ओवरसोल्ड कैटेगरी की इंडिकेशन दे रहा था, ओवरबॉट कैटेगरी की इंडिकेटर दे रहा था। और फिर हमने डिक्लाइन देखना शुरू किया। तो हो सकता है इसमें कुछ इन्वेस्टर्स ने इसमें प्ले किया और गेम किया और फिर हाई पे बेच के थोड़ा सा बेचा तो सब पैनिक में आ गया और सबने बेचना शुरू किया। ये भी हो सकता है। बट इसका हर किस ये मतलब नहीं है कि बबल था फट गया अब ऊपर ही नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। ये भी हो सकता है कि बहुत जल्दी वो ऊपर जाए और ये भी हो सकता है थोड़ा टाइम लगाए ऊपर जाए। एक्सपेक्टेड ये है कि इस साल के एंड तक, विद इन 12 मंथ, इसकी बेस्ड ऑन इस ग्रोथ ये वापस उसी लेवल पे आएगा, 900 हज़ार के वैल्यू पे आ सकता है इजीली। कोई मुश्किल नहीं है इस कंपनी के लिए। तो हम देखेंगे क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल सॉरी, फिलहाल स्ट्रेटेजी क्या होनी है? फिलहाल स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना, वो इस तरह के टिप्स को बाय करेगा। और जो ट्रेडिंग वाला इन्वेस्टर है ना, वो देखेगा 2-3 लॉक्स लग गए ना और मार्केट सेटल डाउन हो गई, ये एक्यूमुलेशन जोन में चले जाए। मतलब एक्यूमुलेशन जोन से ही मुराद ये एक सर्टेन टाइम फ्रेम में आ जाए, जिसमें जैसे ये यहाँ पे देख सकते हैं एक ही रेंज में घूम रहा हो काफी टाइम तक। वहाँ ट्रेडर्स डिप पे बाय करके हाई पे सेल कर सकता है, जो कि डेली ट्रेडिंग करते हैं बहुत सारे लोग। आप मुझसे ज्यादा समझते होंगे कि उसको किस तरह करना है। लेकिन शॉर्ट लॉन्ग टर्म वाला तो मैं समझता हूँ कोई रिस्क नहीं है फिलहाल। स्टिल हाई पोटेंशियल टू गो अप, तो आप इसमें रहें लॉन्ग टर्म वाला। और डिप्स का बाय करने कैश है तो डेफिनेटली डिप्स को बाय करके वैल्यू को एवरेज करें। मेरे पास कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो तकरीबन 450 पे इनके पास शेयर है और वो अभी बोलते हैं मुझे हमें अब मैं उसको मजीद लूँ। 592 पे चले गया। मेरा ये ख्याल है ये 592 पे तो चला गया, बट स्टिल अगर थोड़ी सी करेक्शन आती है तो आप, करेक्शन और आए इस तरह के 3%, 4%, 10% रिसेंटली गिरा, तो इस तरह की वैल्यू को डेफिनेटली आपने एक एज अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए टू बाय दैट डिप। ऊपर जाए इरिस्पेक्टिव आपने बहुत नीचे लिया हुआ है तो कोई बात नहीं, आप फर्दर ऊपर जाने का सफर तय करना चाहिए, मेरा ये कहना है। अब ये लॉन्ग टर्म वाले भी समझ में आ गए, शॉर्ट टर्म में भी आ गए। अब बहुत सारे एनालिस्ट आपको बाय सेल कराते हैं, कॉल करते हैं कि बाय कर ले, सेल कर ले। आई थिंक उससे थोड़ा एहतियात करें। आप कंपनी के बारे में देखें और ऐसा हरगिज नहीं कि बबल था फट गया अब नहीं होगा, बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। कंपनी में पोटेंशियल है, फंडामेंटली बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी। दूसरा सवाल लोग मुझसे पूछे थे पाकिस्तान ऑयल फील्ड के कंपैरिजन में अब दोनों में से क्या लेना चाहिए। भाई एक तो ये तो उनका बिजनेस मॉडल सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड का फिलहाल अभी ईपीएस वाइज तगड़ी कंपनी बन गई मारी पेट्रोलियम के कंपैरिजन में, एक ये। और अब डेफिनेटली मैं समझता हूँ मारी पेट्रोलियम इज अ बिट बेटर। क्यों? क्यों बेटर? क्योंकि हम इसके देखें, रिसेंटली मैंने इस पे वीडियो बनाई थी तकरीबन 4-5 महीने पहले, जिसमें मैंने बताया था कि मारी पेट्रोलियम अदर एआई डेटा और ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, उस पर जा रहा है इसकी कोई सब्सिडरी।
तो जो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ब्लॉकचेन पे काम कर रही है और पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में जहाँ अभी तक लोग उस चीज़ को सोच भी नहीं रहे, तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा बिजनेस बना सकती है इस अदर बिजनेस के थ्रू, इन एडिशन टू इट्स कोर बिजनेस। तो इस पे हमें नज़र रखनी चाहिए। पाकिस्तान ऑयल फील्ड के पास ज़्यादा इनकम डेफिनेटली अदर बिजनेस भी है, लेकिन मैं समझता हूँ एज सच इसका कोई स्ट्रॉन्ग मुझे बिजनेस नज़र नहीं आता है अगर माड़ी पेट्रोलियम से कंपेयर करें। ऑल्दो पाकिस्तान ऑयल फील्ड अपने अदर बिजनेस के बड़े अच्छे होंगे, लेकिन माड़ी पेट्रोलियम की कंपैरिजन की बात करें ना, तो मुझे लगता है एआई और डेटा पे जो काम कर रहे हैं माड़ी एनर्जीज, तो दैट इज अ बिग बिग बिजनेस एज कम्पेयर टू पाकिस्तान ऑयल फील्ड के अदर बिजनेस है। तो उसको इसी वजह से मैं इसलिए इसको लॉन्ग टर्म के लिए बोलता हूँ कि अपने रखे पोर्टफोलियो। थर्ड और आखिरी चीज, जैसे कि मैंने बताया, पाकिस्तान एक हाईली इस तरह इकोनॉमी जो ड्रिवन बाय एस्टेब्लिशमेंट है, तो हमारे जो फौजी ग्रुप है उसका काफ़ी ज़्यादा स्टेक है बारी एनर्जीज में। तो मैं समझता हूँ और इसकी वजह से मारी एनर्जीज को डिविडेंड देना अनाउंस करना पड़ता है, क्योंकि उस ग्रुप की इनकम ही मारी एनर्जीज का डिविडेंड और दूसरी कंपनीज का डिविडेंड है। तो इसकी जितनी भी कंपनीज है ना, जो जहाँ ये ग्रुप शेयर फौजी ग्रुप मेजर शेयर होल्डर है, तो वो पुश करता है कि डिविडेंड दे, क्योंकि उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज इनके डिविडेंड से चलती है। इसलिए यही तो इसलिए इसके डिविडेंड शेयर होल्डर्स को हमेशा डिविडेंड रिटर्न की फॉर्म में मिलता रहेगा। कोई क्वार्टर मिस कर सकते हैं, कोई हाफ ईयरली मिस कर सकते हैं, लेकिन ऑन ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा रिटर्न दे जाते हैं। आई थिंक यही मेरा व्यू था इस कंपनी के हवाले से। डोंट वरी, डोंट पैनिक अबाउट कि बहुत ज़्यादा डिप आ गया है, पम्प पुश पम्प एंड डंप है या बबल फट गया, ऐसी कोई बात नहीं। आई थिंक डिप्स का हमेशा अपॉर्चुनिटी समझता हूँ मैं बाइंग के लिए। दैट्स इट, जज़ाकल्लाह। कोई चीज़ मिस आउट की तो बताना, इंशाल्लाह कवर करूंगा अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।